नमस्कार। विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर के हिंदी विभाग से मैं डॉक्टर विभा कुमारी क्लास के लिए आप लोगों के समक्ष और शुरू कर दिया है। उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी और भी छात्र मुझे दिखाई देंगे। इस क्लासरूम में हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हम लोग। नमस्ते सुमित, नमस्ते अंजना, नमस्ते विकास, नमस्ते विपुल। हम लोग पढ़ रहे थे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग कल हम लोगों ने पूरा कर लिया था। आज हम लोग द्विवेदी युग पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज की क्लास में द्विवेदी युग पर बात करूंगी। सर्वप्रथम द्विवेदी युग का आरंभ होता है 1901 से और यह समय माना जाता है 1920 तक, यानी 1901 से लेकर 1920 तक का समय द्विवेदी युग का काल है। और द्विवेदी युग की जो विचारधारा है या द्विवेदी युग का जो भाव पक्ष है वो भारतेंदु युग के भाव पक्ष का विकास है। इसको इस रूप में हम समझ सकते हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि भारतेंदु युग में हमें एक नवीन वैज्ञानिक तकनीकी और एक हमें बौद्धिकता की दृष्टि प्राप्त हुई थी जो अब तक के साहित्य से बिल्कुल ही अलग थी, आधुनिक थी। एक नवीन विचारधारा का प्रवेश हुआ था और भारतेंदु युग में पहली बार खड़ी बोली का बहुतायत से प्रयोग हुआ था और पहली बार गद्य लेखन का आरंभ हुआ था। द्विवेदी युग तक आते आते हम लोग उन्हीं विचारधाराओं को परिष्कृत होते हुए और खड़ी बोली भाषा को भी शुद्धतम रूप प्राप्त होते हुए देखते हैं। जिस प्रकार आधुनिक काल के प्रथम कालखंड को भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग कहा गया, उसी प्रकार आधुनिक युग के दूसरे कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा गया। जिस प्रकार भारतेंदु ने सामाजिक सुधार पर बल दिया, सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, कुप्रथाओं का अंत करने की कोशिश की, देश की दशा दिशा को सुधारने का प्रयास किया, अपनी भाषा के प्रति प्रेम को उन्होंने चित्रित किया और अपनी भाषा के प्रति प्रेम उन्होंने जाहिर किया। ठीक उन्हीं बिंदुओं पर कार्य करते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक और साहित्य में भाव पक्ष में उन्हीं नवीन विचारधाराओं की पुष्टि करते हैं, तो दूसरी ओर शिल्प पक्ष में खड़ी बोली की काव्य में प्रतिष्ठा करते हैं। कल जब हम लोग भारतेंदु युग की बात कर रहे थे तो वहां हमने देखा कि गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ हो गया था, परंतु काव्य में अभी भी ब्रजभाषा का प्रयोग चल रहा था। इसके साथ साथ काव्य में मुक्तक काव्य का प्रचलन था, काव्य में मुकड़ियाँ लिखने की परंपरा जारी थी। इसके साथ साथ समस्या पूर्ति लेखन जारी था, परंतु द्विवेदी युग में आकर के काव्य के क्षेत्र में किंचित परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। यहाँ आने के बाद आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास एक चुनौती थी कि काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करना और खड़ी बोली में काव्य लिखा जाना, क्योंकि अभी तक जो अधिकतर कवि थे वो खड़ी बोली को काव्य में स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। यानी कुछ कवियों का समूह था या कवियों का ऐसा वर्ग था जिसका यह मानना था कि ब्रजभाषा जैसी कोमलता और ब्रजभाषा जैसा माधुर्य, ब्रजभाषा जैसा लालित्य खड़ी बोली में नहीं है। खड़ी बोली को वे विद्वान एक रूखी सूखी भाषा मानते थे
और उनका मानना था कि खड़ी बोली में काव्य लेखन असंभव है। वहीं उस युग में कुछ ऐसे भी कवियों का वर्ग था जिनका यह मानना था कि काव्य में श्रृंगार, नायिका भेद और उक्ति वैचित्र के अतिरिक्त कुछ संभव ही नहीं है। अर्थात इस वर्ग ने काव्य में श्रृंगार की प्रधानता को अभी तक रीतिकालीन परंपरा के अनुसार स्वीकार किया हुआ था। यानी श्रृंगार, नायिका भेद और उक्ति वैचित्र के दायरों से बाहर निकलकर साहित्य लेखन को वह वर्ग तैयार नहीं था। जबकि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। वहीं तीसरा एक ऐसा वर्ग था कवियों का जो समस्या पूर्ति को ही काव्य लेखन समझता था और बिना समस्या के वह कविता लिख ही नहीं सकता था। यानी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे थे जहां नवीन वैज्ञानिक विचारधारा भावबोध को वो साहित्य में प्रस्तुत करना चाह रहे थे, परंतु उस समय के अधिकतर कवि पुरानी परिपाटी में बंधे हुए थे। जिस प्रकार हमने भारतेंदु युग में देखा कि काव्य में ब्रजभाषा का ही प्रयोग चलता रहा, यद्यपि गद्य में खड़ी बोली की प्रधानता हो चुकी थी, परंतु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भारतेंदु युग से आगे बढ़ते हुए काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा करने हेतु प्रयासरत थे और इस प्रयास में उन्हें आगे चलकर सफलता भी मिली। चूंकि भारतेंदु युग की जो नवीन विचारधारा थी, नवीन भावबोध था, उन्हीं नवीन भावबोध के विकास का यह युग है द्विवेदी युग, तो हमें वही विचारधारा यहाँ पर और अधिक परिपक्व और परिष्कृत रूप में दिखाई देती है। यदि हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के योगदान की बात करें तो कह सकते हैं कि आज हमारे पास आधुनिक साहित्य का जो रूप प्राप्त है उसमें पहला योगदान यदि भारतेंदु हरिश्चंद्र का है तो निश्चित रूप से दूसरा योगदान महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी युग में 1900 से हम द्विवेदी युग का आरंभ मानते हैं और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपना संपूर्ण योगदान दिया है और इसी योगदान के क्रम में उनका बहुत बड़ा योगदान है सरस्वती पत्रिका का संपादन। 1903 ईस्वी से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन आरंभ किया और 1920 तक वे सरस्वती पत्रिका का संपादन करते रहे। इस संपादन के क्रम में उन्होंने अनेक कवियों की रचनाओं का शुद्धिकरण किया। यानी कवि जब अपनी रचनाएं उन्हें भेजते थे तो उन रचनाओं को वो परिष्कृत करते थे, उसमें भाषागत सुधार करते थे और तत्पश्चात उसे सरस्वती में प्रकाशित करते थे। आज हमारे पास साहित्य का जो रूप उपलब्ध है उसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का और उनकी पत्रिका सरस्वती का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यदि उन्होंने सरस्वती जैसी पत्रिका का संपादन नहीं किया होता तो शायद आज हमारे पास जितना समृद्ध हिंदी साहित्य है उपलब्ध है, शायद वह उपलब्ध हो पाना संभव नहीं होता। इस युग में जिस नवीन विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उसे काव्य में स्थान स्वयं भी देते हैं और अन्य कवियों से भी अनुरोध करते हैं देने के लिए, तो उसके अनेक उदाहरण हमें अलग अलग कवियों में दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम जिस राष्ट्रीय चेतना का उदय भारतेंदु युग में हुआ, उसी राष्ट्रीय चेतना का यहाँ पर विकास हुआ और इसके साथ साथ सांस्कृतिक बोध को भी बहुत ज़्यादा जागृत करने का प्रयास किया गया। जन जन को अपनी संस्कृति के महत्व का एहसास कराने की कोशिश की गई और जन जन को राष्ट्रीय चेतना से अभिभूत करने की कोशिश की गई। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को बताया था कि भारतेंदु युग का जो समय था वो ब्रिटिश शासन की गुलामी का समय था और इसीलिए साहित्य और भाषा एक माध्यम बना जनता को एकजुट करने का, जनता को देश की दशा से अवगत कराने का, जनता को आंख खोलकर यह दिखाने का कि वह समझ सके। क्योंकि जब जनता एक भाषा का प्रयोग करेगी, इसीलिए खड़ी बोली पर उन्होंने बल दिया था, जब एक भाषा का प्रयोग करेगी तभी
सुदूर उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक की जनता को और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की भारत की जनता को एक सूत्र में पिरोया जा सकेगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इन दोनों कदमों की महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सराहना की और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हम सब ने कल ही यह जाना कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी और वहाँ एक तरफ अंग्रेज अधिकारियों को हिंदी पढ़ाया जाने लग गया था और दूसरी तरफ हिंदी के विद्वानों को वहाँ पर मुंशी आदि के पद पर रखा जाने लगा था। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा की जो पद्धति थी उसे बदलने की एक प्रक्रिया शुरू की। कल की क्लास में मैंने कहा था कि जब राजभक्ति और देशभक्ति की चर्चा हो रही थी, भारतेंदु ने अपने देश की भक्ति तो प्रदर्शित की ही, लेकिन जहाँ कहीं भी अंग्रेज शासक ने अच्छा काम किया, जहाँ कहीं भी रानी विक्टोरिया का काम उनको अच्छा लगा, तो उसका भी उन्होंने दिल खोल कर उन्होंने उसकी प्रशंसा की, सराहना की और उसे आलोचकों ने राजभक्ति का नाम दिया। परंतु द्विवेदी युग तक आते आते राजभक्ति का स्वर पूरी तरह से गायब हो गया, क्योंकि ब्रिटिश शासक की जो कूटनीति थी, फूट डालो और शासन करो, और उस क्रम में उन्होंने भाषा के लिए भी एक कूटनीति अपना ली थी और उर्दू और हिंदी का विवाद खड़ा कर दिया था। भारतीय जनता में फूट डालने की उनकी इस नीति को समझते हुए इस युग तक आते आते कवियों ने, विद्वानों ने राजभक्ति के स्वर को पूर्ण रूप से बंद कर दिया और यहाँ पर अंग्रेजी शासन के खिलाफ हमें विद्रोह का स्वर दिखाई पड़ता है। यानी द्विवेदी युग में जिस हम राष्ट्रीयता को देखते हैं वहाँ राष्ट्रीय चेतना है और सांस्कृतिक बोध है। हमारी अपनी राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता, अपनी संस्कृति को बचा रखने की एक मुहिम। भारतेंदु युग के संदर्भ में कल मैंने बात की थी राजा राम मोहन राय की, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की, स्वामी दयानंद सरस्वती की, महादेव गोविंद रानाडे की। तो इन महापुरुषों ने जो एक कोशिश शुरू की थी कि हम अपनी संस्कृति की भी रक्षा करें और अंग्रेजों की जो शिक्षा है उसकी जो अच्छी बातें हैं उसे भी हम ग्रहण करें, क्योंकि अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी वो कहीं न कहीं एक ऐसा वर्ग तैयार करने का प्रयास कर रही थी जो ऊपर से तो भारतीय ही रहे परंतु उसकी मानसिकता अंग्रेजों की हो जाए और वह अंग्रेजी शासन का समर्थन करे। परंतु हमारे कवियों, आचार्यों, विद्वानों ने उनकी इस कूटनीति को समझ लिया था, इसीलिए हिंदी उर्दू विवाद में भी वे नहीं पड़े और इसीलिए उन्होंने मैकाले की शिक्षा नीति को अपनाने के साथ साथ अपनी भारतीय संस्कृति की जो अच्छाइयाँ थी उसे भी बचाए रखने का प्रयास किया। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जिस साहित्य में कला की प्रधानता होती है वहाँ मुक्तक लेखन बढ़ जाता है और जहाँ भाव पक्ष की प्रधानता होती है वहाँ प्रबंध काव्य का लेखन बढ़ जाता है। तो चूंकि इस युग में राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक बोध पर बल था और इसीलिए काव्य में प्रबंध काव्य की एक बार फिर से नई शुरुआत हुई। यानी हमारी जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना थी और हमारा जो अपने देश के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति जो आदर था, उस संस्कृति का बोध था, उसे एक व्यापक परिदृश्य पर लाने के लिए प्रबंध काव्य लेखन की ओर प्रवृत्ति कवियों ने बढ़ाई। और इन प्रबंध काव्यों में प्रमुख रूप से हमें नाथूराम शर्मा शंकर का शंकर सरोज दिखाई पड़ता है। मैथिली शरण गुप्त का 1901 में रंग में भंग प्रकाशित होता है, 1909 में रंग में भंग प्रकाशित होता है, 1910 में जाकर जयद्रथ वध प्रकाशित होता है और 1914 में जाकर के भारत भारती प्रकाशित होता है, जहां से राष्ट्रीयता को एक प्रमुख स्वर मिलता है। यानी हम देख रहे हैं कि द्विवेदी युग में आकर के काव्य में एक बार फिर से भाव पक्ष प्रबल हुआ है और भाव पक्ष की प्रबलता के साथ साथ वहाँ प्रबंध काव्य लेखन की प्रवृत्ति बढ़ी है। भारतेंदु युग में हमने खड़ी बोली पर बल देखा, गद्य लेखन पर बल देखा, लेकिन भारतेंदु युग का
काव्य मुक्तक काव्य था। वहाँ पर हमें मुकरियाँ मिलती हैं, वहाँ पर हमें दोहे मिलते हैं, वहाँ पर हमें समस्या पूर्ति वाले काव्य मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रबंध काव्य का अभाव दिखाई देता है। लेकिन द्विवेदी युग में चूंकि यहाँ पहली प्रवृत्ति ही बनकर आ गई थी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और देशभक्ति, इसीलिए यहाँ प्रबंध काव्य के माध्यम से इन कवियों ने अपने देश की एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। और इस क्रम में जैसे श्रीधर पाठक ने कश्मीर सुषमा लिखा है, भारत गीत लिखा है, कई विद्वानों ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास लिखा है, जिसे कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य का दर्जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस युग में जो राष्ट्रीय बोध है, देशभक्ति है और अपने सांस्कृतिक बोध है, उसका चित्रण कवियों ने मुख्य रूप से किया है। इसके अतिरिक्त जो दूसरी विशेषता द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग के साहित्य में उभर करके आती है, मुख्य रूप से काव्य में, क्योंकि मैं बार बार ये बता रही हूँ कि द्विवेदी युग इसलिए बहुत खास है क्योंकि आधुनिक युग में खड़ी बोली में काव्य लिखने का यह पहला युग है। क्योंकि भारतेंदु युग में यही सारी प्रवृत्तियां लगभग थीं और यही मनोभाव था, यही विचारधारा थी, यही सामाजिक प्रयास थे। वहाँ भी कुप्रथाओं से मुक्त होने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ भी रूढ़ियों से मुक्त होने की कोशिशें जारी थी। लेकिन काव्य में ब्रजभाषा और काव्य में मुक्तक लेखन और काव्य में चमत्कार, नायिका भेद इत्यादि जारी था। परंतु द्विवेदी युग में आकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य रूप से ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य में प्रतिष्ठा दी और उनके साथ के अन्य कवियों ने भी, सभी ने, स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य मंजूषा जैसे प्रबंध काव्य को लिखा। यानी हम देख रहे हैं कि इस युग में खड़ी बोली में काव्य लेखन न सिर्फ शुरू हुआ बल्कि कई प्रबंध काव्य यहाँ लिखे गए, जिसमें से सर्वाधिक महत्व प्रिय प्रवास को मिला और उसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य स्वीकार किया गया। इस युग में दूसरी विशेषता है नैतिकता। आदर्श और नैतिकता पर बल दिया गया और इसी आदर्श और नैतिकता के क्रम में हमारे जो राम और कृष्ण, दो महानायक जो भक्ति काल में ईश्वर के रूप में चित्रित किए गए थे। मैंने कल भारतेंदु युग में आप लोगों को शुरुआत में ये बताया था कि जब हम मध्यकाल से आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर केंद्र में मानव आ जाता है। मध्यकाल में केंद्र में ईश्वर था, लेकिन आधुनिक काल में केंद्र में मानव आ जाता है। इसीलिए हमारे जो दो महानायक थे, जिसे भक्ति काल में ईश्वर का दर्जा प्राप्त था, राम और कृष्ण, वहाँ एक राम भक्ति धारा थी और एक कृष्ण भक्ति धारा थी। यहाँ पर राम और कृष्ण को एक समाज सुधारक के रूप में प्रस्तुत किया गया, एक ऐसे इंसान के रूप में प्रस्तुत किया गया जो आदर्श और नैतिकता का समर्थन करता है, परंतु वो हमारे बीच का ही एक व्यक्ति है। क्योंकि स्वयं महर्षि शरणगुप्त ने कहा है कि मैं इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। यानी द्विवेदी युग में ईश्वर को इस रूप में देखा गया कि ईश्वर ऐसा व्यक्ति है जो इस धरती को ही स्वर्ग बना देने की क्षमता रखता है। इस युग में आदर्श और नैतिकता पर बल था और इसीलिए इस युग में आकर के महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह माना और उनके साथ ही अन्य उनके समकालीन सभी कवियों ने यह स्वीकार किया कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन नहीं हो सकता है, बल्कि कविता का उद्देश्य उनके दृष्टि से उपदेश होना चाहिए। कविता में कोई सीख होनी चाहिए, कोई शिक्षा होना चाहिए, कोई ऐसा उदाहरण होना चाहिए जिससे कि आम जनता कुछ सीख सके, जिससे हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो कुछ सीख सके। इसीलिए महर्षि शरणगुप्त ने लिखा है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, सत्काव्य युक्त उसमें आदर्श का प्राधान्य है। उसमें एक आदर्श की प्रधानता है। राम का एक ऐसा चरित्र है, पहले भी मैंने कहा था कि जो रामचरितमानस है उसमें
आदर्श चरित्र है राम का, राम जैसे एक व्यक्ति का आदर्श चित्र है, लेकिन वहाँ वह आदर्श चित्र भक्ति भाव से लिखा गया है, जहाँ तुलसीदास राम को ईश्वर मानते हैं और स्वयं को उनका दास मानते हैं, जबकि मैथिली शरण गुप्त तक आते आते राम ईश्वर नहीं रह जाता और राम की रचना करने वाले मैथिली शरण गुप्त उसके दास नहीं रह जाते, बल्कि वहाँ पर कवि और स्वयं राम का चरित्र समाज के हिस्से हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, और समाज में रहने वाले ये लोग मिलजुल करके समाज को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करते हैं। एक ऐसा कार्य करते हैं कि हमारा यह समाज ही स्वर्ग बन जाए। तो इसीलिए इस युग में हमने देखा कि राष्ट्रीयता की भावना है, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व की भावना है, आदर्श और नैतिकता की भावना है। तो तीसरी विशेषता इस युग के काव्य में जो दिखाई देती है वह मानवता की प्रधानता है। यानी आदर्श और नैतिकता के संदर्भ में भी हमने देखा कि मानवता का महत्व है, और मानवता के धर्म को थोड़ा सा अलग से भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जब ईश्वर को भी मानव मान लिया तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं, ऐसा द्विवेदी युग के कवियों ने माना, स्वीकार किया और अपने काव्य के माध्यम से समाज को भी यह संदेश देने की कोशिश की कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है और मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसी मानवता के क्रम में आज हम लोग जिस अस्मिता मूलक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं उसकी जड़ें हम इसी मानवता के बिंदु में तलाश सकते हैं, क्योंकि यह जो मानवता की भावना थी वहाँ पर समाज में सबको बराबर स्थान देने की एक कोशिश की गई थी। आज हम अस्मिता मूलक में पढ़ते हैं स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, इन सब की जड़ें हमें द्विवेदी युग के उस मानवतावादी विचारधारा में प्राप्त होती हैं, जहाँ पर कवियों ने बाल विधवा की दशा का वर्णन किया या विधवाओं के दुखद जीवन का चित्रण किया या फिर किसी निम्न जाति के व्यक्ति के शोषित होने का चित्रण किया। तो आज हम जिस अस्मिता मूलक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं उसकी जड़ें हमें द्विवेदी युग के मानवतावादी विचारधारा में दिखाई पड़ती है, और द्विवेदी युग के साहित्य पर गांधी जी के दर्शन का व्यापक प्रभाव था। और इसी का उदाहरण है कि पंचवटी में सीता जल भरती हुई दिखाई देती है, क्यारियों में खुरपी चलाती हुई दिखाई देती है, तो साकेत में सीता भील बालाओं को चरखा काटना सिखाती हुई और सूत बनाती हुई दिखाई देती है। यानी जब मानवता पर बल है तो चाहे वह कितना भी बड़ा चरित्र हो, जिस राम और सीता को रामचरितमानस में हमने ईश्वर के रूप में देखा था, उस राम और सीता को द्विवेदी युग तक आते आते हम एक समाज सुधारक के रूप में देख पाते हैं। इसी प्रकार से प्रिय प्रवास में जो राधा है वो ग्रामीणों को शिक्षा देती हुई दिखाई देती है। इसी प्रकार से प्रिय प्रवास में जो कृष्ण है वो गोवर्धन को उंगली पर नहीं उठाते बल्कि गोवर्धन पर्वत में सबके रहने के लिए जगह बनाते हुए दिखाई देते हैं। यानी यहाँ पर ईश्वर नहीं है बल्कि मानवतावादी भावना है, और मानवता को ही सर्वोपरि धर्म के रूप में चित्रित किया गया है, जहाँ पर किसी भी लिंग का भेद नहीं है, किसी भी जाति का भेद नहीं है, किसी भी वर्ग का भेद नहीं है, और हर मनुष्य को समान अधिकार मिले, हर मनुष्य को समान अवसर मिले, ऐसी भावना चित्रित की गई है। इस युग में मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी ऐसे अनेक कवि हैं जिन्होंने बार बार मानवतावादी विचारधारा का समर्थन किया और एक मानव को दूसरे मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इस बात की ओर भी सबका ध्यान दिलाया। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, उसमें उर्मिला को उन्होंने मुख्य नायिका बनाया है, क्योंकि कहीं न कहीं अब तक जो साहित्य लिखा गया था उसमें उर्मिला के चरित्र को वह स्थान नहीं दिया गया था जो स्थान उसे दिया जाना चाहिए था। यानी उर्मिला के चरित्र की जो अच्छाइयाँ थी, उसकी जो विशेषताएं थी,
उसको प्रमुखता देने का एक प्रयास किया आचार्य इन्होंने, महर्षि शरणगुप्त ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था, उस लेख का शीर्षक था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा था और उस लेख में उन्होंने उर्मिला के प्रति जो उदासीन रहे कवि, उसका जिक्र किया था। और महर्षि शरणगुप्त ने साकेत की रचना की, जिसमें उर्मिला को मुख्य नायिका के रूप में रखा है, और जहां राम, लक्ष्मण और सीता के चले जाने के बाद उर्मिला अयोध्या में किस प्रकार 14 वर्षों का समय व्यतीत करती है, उसका चित्रण किया है। तो यह जो मानवतावादी विचारधारा है, यह द्विवेदी युग के साहित्य को एक खास पहचान देती है। जो चौथी विशेषता है द्विवेदी युगीन काव्य की, वो है प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण। पहले भी मैंने कहा कि जो रीतिकालीन साहित्य था, वहाँ पर प्रकृति मुख्य रूप से उद्दीपन के रूप में चित्रित हो रही थी, उद्दीपन के रूप में ही प्रकृति का चित्रण हो रहा था। और वहाँ एकमात्र कवि थे सेनापति, जिन्होंने प्रकृति का आलंबन के रूप में चित्रण किया था। जब हम भारतेंदु युग में आए तो वहाँ भी काव्य लेखन में पुरानी परिपाटी ही निरंतर रही, और वहाँ भी कुछ खास नवीन हमें प्रयोग दिखाई नहीं दिए। लेकिन द्विवेदी युग तक आते आते प्रकृति का आलंबन रूप में प्रयोग होने लगा, या आलंबन रूप में कविता में प्रकृति चित्रित होने लग गई, मुख्य विषय के रूप में प्रकृति चित्रित होने लग गई। और श्रीधर पाठक ने अपने खंड काव्य स्वप्न में प्रकृति का विशद चित्रण किया है, जहाँ की पर्वत शिखरों पर हिम की नदी बहने को उन्होंने मुख्य विषय बनाकर बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और यह समूचा ही खंड काव्य, जैसा कि इसका शीर्षक है स्वप्न, समूचा ही खंड काव्य प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। श्रीधर पाठक इस काल के प्रबंध काव्य लिखने वाले कवियों में से एक हैं, और इनका हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि काश्मीर सुषमा इन्होंने लिखा, भारत गीत लिखा। राम नरेश त्रिपाठी ने, ये जो स्वप्न है वो राम नरेश त्रिपाठी का है, श्रीधर पाठक का नहीं है। ये श्रीधर पाठक का काश्मीर सुषमा है और भारत गीत है, और भी कई खंड काव्य हैं। लेकिन जो स्वप्न है, मिलन, पथिक और स्वप्न, ये 3 खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी का है। और राम नरेश त्रिपाठी ने स्वप्न में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। राम नरेश त्रिपाठी के मिलन, पथिक और स्वप्न, ये 3 जो काव्य हैं, ये एक तरह से द्विवेदी युग और छायावादी युग के बीच में हम कह सकते हैं कि एकदम संधि स्थल पर के काव्य हैं, और जहाँ से छायावादी काव्य की प्रवृत्ति भी हमें स्पष्ट होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये प्रकृति का आलंबन में चित्रण जो राम नरेश त्रिपाठी के यहाँ हमें स्वप्न में दिखाई देता है, वो आगे चल करके छायावाद में हमें सुमित्रानंदन पंत के यहाँ दिखाई देता है। यानी द्विवेदी युग में जो काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हुई, वह आगे चल करके छायावादी काव्य के लिए एक पृष्ठभूमि का कार्य करती है। द्विवेदी युग के काव्य की जो अगली विशेषता है, वो है इतिवृत्तात्मकता। अब इतिवृत्त का अर्थ बच्चे आप लोग जानते हैं या नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब हम किसी चीज़ को बहुत विस्तार से बताते हैं, जैसे कि भाषा में, कविता में, यदि आप छायावाद की कविताएं देखें तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ प्रतीक और बिंब का अधिक प्रयोग है। यानी कवि अपनी तरफ से कुछ भी समझाता हुआ दिखाई नहीं देता है, वहाँ बहुत चीज़ों को समझा करके नहीं लिखा गया है, इसीलिए वहाँ इतिवृत्तात्मकता नहीं है। लेकिन जो द्विवेदी युगीन कविता है, मैंने पहले भी कहा कि द्विवेदी युगीन कवियों ने कविता का एक उद्देश्य उपदेश भी माना, और जहाँ कहीं भी उपदेश होगा वहाँ इतिवृत्तात्मकता आएगी। तो द्विवेदी युग की कविताओं में उपदेश की प्रधानता थी, इसीलिए यहाँ पर इतिवृत्तात्मकता आ गई है। यानी कविताओं में बहुत लंबे लंबे वाक्य दिखाई पड़ते हैं, और यह इतिवृत्तात्मकता कहीं न कहीं काव्य तत्व को थोड़ा कमजोर भी करती है। लेकिन चूंकि खड़ी बोली का यह आरंभिक समय था काव्य में, तो इसे हम स्वीकार कर लेते हैं कि यदि वह इतिवृत्त काव्य नहीं लिखा गया होता तो आगे चल करके न छायावादी काव्य लिखा गया होता, न प्रगति काव्य लिखा गया होता, न ही नई कविता लिखी जाती।
तो यह जो इतिवृत्तात्मकता है उसे हमें इस रूप में समझना होगा कि चूंकि द्विवेदी युग के कवियों ने उपदेश को अपना प्रधान उद्देश्य माना, कविता के माध्यम से उन्होंने उपदेश देने की कोशिश की, इसीलिए इस युग में कविता में इतिवृत्तात्मकता है। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है द्विवेदी युगीन काव्य की, वह है काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा। यानी अब तक ब्रजभाषा का जो एकाधिकार था काव्य के क्षेत्र में, ब्रजभाषा के अतिरिक्त अवधी भाषा का प्रयोग हमें दिखाई देता है भक्तिकालीन काव्य में और यदा कदा रीतिकालीन काव्य में, परंतु ब्रजभाषा का अधिकार अधिक था। और इसकी मूल वजह यह थी कि ब्रजभाषा बहुत मधुर भाषा मानी जाती है और उसमें लालित्य है। तो ब्रजभाषा के इस लालित्य, माधुर्य और लोच के कारण कविता में कह सकते हैं कि एक तरह से उसका एकाधिकार रहा, बहुत बड़ा अधिकार क्षेत्र कविता में ब्रजभाषा का रहा। लेकिन पहली बार द्विवेदी युग में आकर के ब्रजभाषा के उस अधिकार क्षेत्र में सेंध लग जाती है और काव्य में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हो जाती है। अब यहाँ जो खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है वो कहीं पर सरल बोलचाल की भाषा में हुआ है और कहीं पर संस्कृत निष्ठ भाषा में भी हुआ है। जैसे प्रिय प्रवास से उदाहरण ले तो उसकी शुरुआत ही ऐसे होती है कि दिवस का अवसान समीप था और गगन था कुछ लोहित हो चला। यहाँ हम देख रहे हैं कि तत्समयुक्त भाषा है। तो इस युग में जो खड़ी बोली का आरंभ हुआ उसमें बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी थी और तत्सम प्रधान भाषा भी थी। यानी भाषा के विभिन्न रूप हमें खड़ी बोली के यहाँ दिखाई देते हैं। चूंकि यह काव्य में खड़ी बोली का आरंभिक युग था तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हमें खड़ी बोली का वहाँ पर तत्सम प्रधान रूप उस रूप में नहीं मिलता या क्लिष्ट रूप उस रूप में नहीं मिलता। एक स्टूडेंट का प्रश्न आया है कि सेंध का मतलब क्या होता है। सेंध का मतलब होता है कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर जाना। पुराने ज़माने में जो चोर आते थे वो दीवार को काट करके सामान चुरा लेते थे और उसको ही सेंध लगाना कहते थे। यानी दूसरे के घर में जिसका अधिकार क्षेत्र नहीं होता था वो दीवार काट करके सामान निकाल लेता था तो उसको सेंध लगाना कहते थे। तो कविता में जो ब्रजभाषा ने अपना अधिकार जमा रखा था उस अधिकार को हटाते हुए जो खड़ी बोली ने अपना अधिकार जमाया कविता में, इसीलिए इस तरह की भाषा प्रयोग किया मैंने कि खड़ी बोली काव्य में ब्रजभाषा के अधिकार क्षेत्र में खड़ी बोली की सेंध लग गई। अर्थात कविता में जो अब तक ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा था उसके स्थान पर खड़ी बोली का भरपूर प्रयोग होने लग गया और खड़ी बोली में अनेक प्रबंध काव्य द्विवेदी युग में लिखे गए। और जिसमें हमें द्विवेदी युग में, मैंने पहले भी कहा कि हमें रंग में भंग, जयद्रथ बध, भारत भारती, साकेत, किसान, ऐसे ऐसे हमें खंड काव्य वहाँ पर प्रबंध काव्य दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से राम नरेश त्रिपाठी का तो मिलन पथिक स्वप्न हमें दिखाई ही देता है और श्रीधर पाठक का हमें कश्मीर सुषमा दिखाई देता है। नाथुराम शंकर का हमें शंकर सरोज दिखाई देता है। स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी का हमें काव्य मंजूषा दिखाई देता है। तो इत्यादि उदाहरणों से हम देख रहे हैं कि प्रबंध काव्य लिखे गए और इन प्रबंध काव्यों में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा हो गई। परंतु द्विवेदी युगीन कविता को वह महत्व या वह प्रधानता आज भी आलोचक नहीं देते हैं जो छायावादी काव्य को देते हैं, क्योंकि छायावादी काव्य तक आते आते खड़ी बोली ने भी वैसा ही कोमल रूप अख्तियार कर लिया जैसा कि कभी सिर्फ ब्रजभाषा के लिए सोचा जाता था। परंतु द्विवेदी युग में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा को इस रूप में सराहा जाना चाहिए कि वहाँ एक नवीन शुरुआत होती है, वहाँ से हमें नवीन प्रकार की कविता प्राप्त होती है। क्योंकि जिस नवीन वैज्ञानिक विचारधारा को हम भारतेंदु युग से आगे बढ़ाने लग गए थे, उसे आगे बढ़ाने के लिए काव्य के माध्यम से, काव्य की विधा के माध्यम से भी द्विवेदी युग में बहुत सारे कवियों ने प्रयास किया और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
अनेक कवियों की कविताओं को न सिर्फ सुधारा बल्कि उसको सरस्वती पत्रिका में उन्होंने छापा भी। तो यह तो बात हो गई द्विवेदी युग में काव्य विधा की, यानी अभी हम जब द्विवेदी युग की बात कर रहे हैं तो द्विवेदी युग में अभी हमने सिर्फ काव्य विधा पर बात की है। लेकिन काव्य विधा के साथ साथ जो गद्य लेखन की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतेंदु युग में कर दिया था, वह द्विवेदी युग में भी उसी प्रकार से, उसी निरंतरता से और उसी ऊर्जा से जारी रही। यहाँ भी पत्र पत्रिकाओं का दौर जारी रहा और उन पत्र पत्रिकाओं में सरस्वती समेत वे सभी पत्र पत्रिकाएं थीं जिनमें देश और समाज के हित के लिए लिखे जा रहे थे निबंध और कहानियाँ और नाटक, प्रहसन और कविताएं तो थी ही। और मैंने पहले भी कहा कि श्रीधर पाठक ऐसे यहाँ पर रचनाकार हैं जिन्होंने मूल रचनाएं भी की और साथ के साथ अनुवाद भी किए। तो उन्होंने जो गोल्ड स्मिथ का हर्मिट और ट्रेवलर और डेजर्टेड विलेज, इन तीनों किताबों का उन्होंने अनुवाद किया। तो हर्मिट का उन्होंने 1887 में अनुवाद किया एकांतवासी योगी के नाम से। डेजर्टेड विलेज का उन्होंने 1889 में अनुवाद किया उजड़ ग्राम के नाम से। और ट्रेवलर का उन्होंने 1902 में अनुवाद किया श्रांत पथिक के नाम से। तो हम देख रहे हैं कि द्विवेदी युग में आते आते हम विधा के स्तर पर भी समृद्ध हो जाते हैं। विचारधारा के स्तर पर तो हम भारतेंदु युग में ही समृद्ध हो गए थे और द्विवेदी युग में आते आते हम विधा के स्तर पर भी समृद्ध हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ काव्य में हमारे पास मुक्तक काव्य तो चल ही रहा है। मुक्तक काव्य लिखने वाले जो कवि थे, जो कवियों के, जिन 3 कवियों के वर्गों की मैंने बात की, उन 3 कवियों ने अपने मुक्तक लेखन को, श्रृंगार लेखन को और समस्या पूर्ति वाले काव्य को लिखना जारी रखा। परंतु कवियों का एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जिन्होंने देश की दशा और दिशा को सुधारने हेतु और महान चरित्रों को हमारे समाज के बीच दिखाने का प्रयास किया और समाज सुधारकों के रूप में उन्हें प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ऐसे प्रबंध काव्य लिखे जाने लगे और खड़ी बोली में लिखे जाने लगे। इस खड़ी बोली में भी हमें बोलचाल की भाषा का भी रूप दिखाई देता है और तत्सम प्रधान क्लिष्ट शब्दावली का भी प्रयोग दिखाई देता है। यानी द्विवेदी युग तक आते आते हमारा साहित्य काफी समृद्ध हो जाता है, जहाँ हमें वैचारिकता के स्तर पर और शिल्प के स्तर पर, विधा के स्तर पर, पत्रकारिता के स्तर पर, हर स्तर पर हमें प्रगति दिखाई देती है। और हम ये कह सकते हैं कि अगला जो युग है, जिसे हम काव्य के क्षेत्र में छायावाद कहते हैं, कथा के क्षेत्र में प्रेमचंद युग कहते हैं, नाटक के क्षेत्र में जिसे हम प्रसाद युग कहते हैं और आलोचना के क्षेत्र में जिसे हम शुक्ल युग कहते हैं, यानी आगे आने वाले इतने बहुपक्षीय समृद्ध युग की जो पृष्ठभूमि है, मजबूत पृष्ठभूमि है, जो मजबूत पीठिका है, वो द्विवेदी युग में तैयार होती है। और इस द्विवेदी युग में इस मजबूत पृष्ठभूमि को तैयार करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके समकालीन लेखकों का, कवियों का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। कहानी विधा की शुरुआत भी इसी काल में होती है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका में ही हमें, जिसे हिंदी की पहली कहानी का दर्जा प्राप्त है और जो राजेंद्र बाला घोष की कहानी है, जिसे कि बंग महिला नाम से ज़्यादातर विद्वानों ने लिखा है, क्योंकि वो एक ऐसा युग था जहाँ पर महिलाओं का नाम घोषित नहीं किया जाता था और इसीलिए राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला लिख करके संबोधित किया गया था और सरस्वती पत्रिका में उनकी कहानी छपी थी और वहाँ से हमें हिंदी साहित्य की पहली कहानी प्राप्त होती है। यानी आगे चलकर छायावाद युग में जब हमें हर विधा में एक ऐसा महान व्यक्ति मिल जाता है कि हम हर विधा को उस एक महान व्यक्ति के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो कथा को हम प्रेमचंद युग या नाटक को प्रसाद युग या आलोचना को शुक्ल युग नहीं कह पाते। यानी इतने विशाल काय साहित्य के जिस दौर को हमने निर्मित किया वो द्विवेदी युग में निर्मित किया। यदि द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी का और उनके समकालीन लेखकों का सहयोग नहीं होता और इतना मजबूत उन्होंने नींव नहीं तैयार की होती, तो शायद आज हमारे पास हिंदी साहित्य का जैसा स्वरूप है वो हमारे पास अनुपलब्ध होता। इसीलिए जो द्विवेदी युगीन साहित्य है वो वैचारिकता के स्तर पर और भाषा के स्तर पर
एक क्रांतिकारी युग है। क्रांति की शुरुआत भारतेंदु युग में हो गई थी और उस क्रांति को संपूर्णता प्राप्त होती है द्विवेदी युग में आकर के। और द्विवेदी युग में ही आकर के हमारे पास बंग महिला जैसी कहानीकार आ जाती हैं जो धुलाई वाली कहानी लिखती हैं। और सरस्वती पत्रिका ने बहुत सारे कवियों को तैयार किया। स्वयं जयशंकर प्रसाद को भी यह मानना पड़ा कि यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उनकी कविताओं को सुधारा नहीं होता तो शायद वो इतने बड़े कवि और नाटककार नहीं होते। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो योगदान है वो वैचारिकता के स्तर पर, भाषा के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर, व्याकरण के स्तर पर, क्योंकि हम लोग भारतेंदु युग में जिस खड़ी बोली को देख रहे थे उसमें व्याकरण के स्तर पर कई कमियां थीं, अनेक अभाव थे। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस भाषा को परिष्कृत किया, उसे शुद्ध किया और उस पर इतना कार्य किया कि खड़ी बोली बिल्कुल ही परिष्कृत रूप को प्राप्त कर लेती है और द्विवेदी युग के साथ साथ छायावाद युग और प्रगतिवाद युग तक वह अपने चरम को पहुंचती है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग छायावाद पर बात करेंगे और चूंकि छायावाद जैसा कि अभी मैंने कहा एक विशालकाय युग है, क्योंकि वहाँ पर हर विधा अत्यंत समृद्ध है। अभी द्विवेदी युग में हम देख रहे हैं कि सभी विधाएं हैं, काव्य भी है, निबंध भी है, कहानी भी है, नाटक भी है, परंतु छायावाद तक जाते जाते ये सभी विधाएं अपने अपने चरमोत्कर्ष को पहुंच जाती हैं और हमसे विशद अध्ययन की मांग करती हैं। एक प्रश्न आया है, बंग का मतलब क्या होता है? सुमित बंग यानी बंगाल से। राजेंद्र बाला घोष बंगाली महिला थी और उन्होंने कहानी लिखी थी दुलाई वाली, जो कहानी सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। और वो ऐसा युग था जब महिला का नाम नहीं बताया जाता था, इसीलिए वहाँ पर राजेंद्र बाला घोष का नाम न लिख करके बंग महिला लिखा गया, अर्थात बंगाल की रहने वाली महिला। अंजना का प्रश्न आया है, परिष्कृत का मतलब क्या होता है मैम? अंजना, मैंने आपको क्लास में भी बताया था, परिष्कृत का अर्थ होता है किसी चीज को शुद्ध कर दिया जाना। अंग्रेजी में एक शब्द होता है रिफाइंड। तो जब हम किसी चीज को रिफाइन करते हैं, बार बार हम उसको शुद्ध करते हैं, तो वह परिष्कृत होता है। यानी जिस प्रकार अनाज को सूप में लेकर के साफ किया जाता है, उसी प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अथक परिश्रम करके भाषा को उन्होंने परिष्कृत किया, भाषा को सुंदर रूप प्रदान किया। यदि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का परिष्कार नहीं किया होता तो हमारे पास छायावाद की वह सुंदर परिनिष्ठित भाषा प्राप्त नहीं हो सकती थी। आज हमारे पास हिंदी साहित्य का जो रूप है, उस रूप को प्राप्त करने में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान है। उन्होंने द्विवेदी युग में जो पृष्ठभूमि तैयार की, उसी पृष्ठभूमि पर हमारी आगे की विधाएं लिखी गईं और अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंची। आज के क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग छायावाद को आरंभ करेंगे और उसमें हम लोग क्रमशः सभी विधाओं पर बात करेंगे। अब देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। तो अंजना लिखती हैं, धन्यवाद मैम, स्वागत बेटा, आप पढ़ाई करते रहिए। और हमारे साथ जुड़ी हैं वाणी प्रकाशन की अदिति माहेश्वरी गोयल, बहुत बहुत स्वागत अदिति। बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे क्लासरूम से जुड़ी और आपकी प्रतिक्रियाओं की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। आप यदि अपनी प्रतिक्रिया देंगी तो मुझे अच्छा लगेगा और शायद उससे मेरे क्लासरूम में कोई न कोई लाभ भी होगा। तो आप अपने अनुभव से मुझे प्रतिक्रिया अवश्य दें। प्रेमचंद्र लिख रहे हैं, धन्यवाद मैम, स्वागत बेटा, आप पढ़ाई करते रहिए। सुमित लिख रहे हैं, बंग का मतलब बता चुकी हूँ। इंद्रदेव प्रसाद भाई जी हैं, प्रणाम करती हूँ भाई जी। रेणु कुमारी मेरी दीदी हैं, प्रणाम करती हूँ दीदी। हीरानंद आचार्य सर हैं, प्रणाम करती हूँ सर। अपना आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए। आप लोगों के प्रोत्साहन से मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है और बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने का मन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सर। राजगोपाल जी हैं मेरे कलीग,
नमस्ते राजगोपाल जी, इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। प्राप्ति त्रेहन देओल हैं, मेरी पुरानी छात्रा हैं। प्राप्ति, बहुत बहुत स्वागत बच्चे। आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए। जनार्दन मिश्रा सर हैं, लिख रहे हैं शुभ दोपहरी। शुभ दोपहरी सर, प्रणाम करती हूँ। अपना आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए। आरती, खुश रहिए बाबू, इसी तरह से पढ़ते लिखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। प्रदीप भाई, खुश रहिए, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। निकी हैं, निकी, मैं बहुत स्वागत करती हूँ आपका, और आप मेरे क्लासरूम से जुड़ती हैं बीच बीच में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, आभार। आपकी प्रतिक्रिया की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। लक्ष्मी देवी हैं, मेरी पुरानी छात्रा हैं। स्वागत है लक्ष्मी, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें बेटा। सुप्रिया साहा मैम हैं। मैम, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप फिलॉसफी की प्रोफेसर हैं और आप हिंदी का लेक्चर सुन रही हैं। इसके लिए मतलब इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरी यह क्लास एक तरह से इंटरडिसिप्लिनरी क्लास का रूप ले रही है। तो आप लोग इससे जुड़ते हैं और देखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। अपना आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से बनाए रखें मैम, और आपकी प्रतिक्रिया की मुझे प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सुप्रिया साहा मैम। उद्धव कृष्ण बेटा, स्वागत है आपका, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे हमेशा आपके प्रश्नों की प्रतीक्षा रहती है। रूबी, स्वागत है बाबू, इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना सहयोग बनाए रखिए, और कोई प्रश्न हो मन में तो निसंकोच पूछ लिया कीजिए। रितु तोमर हैं, मेरी पुरानी छात्रा, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, और इसी तरह से पढ़ाई लिखाई करते रहिए और जीवन में आगे बढ़िए। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। दीपिका हैं, दीपिका नियमित रूप से मेरे क्लासरूम में उपस्थित होती हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, इसी तरह से अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ साथ अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझावों का भी मैं स्वागत करती हूँ। अजय ब्रह्मत्मज सर हैं। सर, आप जैसे जैसे दिग्गज यदि मेरे क्लासरूम से जुड़ते हैं तो इससे ज़्यादा बड़ी खुशी की बात मेरे लिए नहीं हो सकती है। तो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें सर, और अपना आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से बनाए रखें। मैं प्रणाम करती हूँ, बहुत स्वागत करती हूँ। कुमार नवीन हैं भाई, आप स्वयं कवि हैं, मैं क्या कहूँ आपको, लेकिन आप इतना समय देते हैं और मेरी क्लासरूम को सुनते हैं इतना ध्यान से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहता है। आपने लिखा कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। ऐसा है नवीन, हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती हूँ। स्वागत है, धन्यवाद भाई। राजेश रंजन भाई हैं, प्रणाम करती हूँ भाई जी, इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। निशा शांडिल्य हैं, मेरी छोटी बहन, खुश रहिए निशा, इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए। और दीपिका कुमारी हैं। समता हैं, मेरी सखी समता, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी रहती हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हारी प्रतिक्रियाओं का मेरे लिए बहुत अर्थ रहता है, बहुत मायने रहता है। तो अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दिया करो। बहुत बहुत स्वागत समता। वैशाली कनौजिया बेटा, आप बहुत अच्छी बातें लिखती पढ़ती रहती हैं, मैं देखती रहती हूँ। तो आपकी कोई प्रतिक्रिया हो, कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। आशुतोष श्रीवास्तव सर, मैं आपको पहचान रही हूँ और आपके लेखन से भी मैं प्रभावित रहती हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें और कोई सुझाव हो तो वह भी दें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। किरण शिव चौधरी दी, प्रणाम करती हूँ। रवि प्रकाश बेटा, आप लिख रहे हो गुड आफ्टरनून मैम। बेटा गुड आफ्टरनून। आप लोगों को लेक्चर कितना समझ आता है, उसमें आपको क्या नहीं समझ आता है, आपके मन में क्या सवाल है, वो अवश्य पूछा करें। अवधेश झा हैं, मैथिली के बहुचर्चित कवि हैं, कथाकार हैं भाई, मैं आपका स्वागत करती हूँ। और कोई आपकी प्रतिक्रिया हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो अवश्य यहाँ पर रखें। रवि प्रकाश बेटा स्वागत है। अंजय चौधरी भाई जी, प्रणाम करती हूँ भाई जी, और इसी तरह से अपना आशीर्वाद और सहयोग बनाए रखें। दिनेश चौरसिया भाई, मैं स्वागत करती हूँ भाई, इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। विकास विनीत झा हैं,
इसी तरह से क्लास में आते रहिए, स्वागत है, पढ़ाई करते रहिए। चौरसिया आयुर्वेद है सर, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो आज हमारे साथ इस वक्त इतने ही लोग जुड़े हैं। कल की क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, प्रणाम, धन्यवाद, आभार।